हाय, वेलकम टू मॉड्यूल 5। आज के इस मॉड्यूल में हम ये बात करेंगे कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है और इन्फ्लेशन आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है। अब देखिए, इंडिया में आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो। बदले में आपको कुछ वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह मिलता होगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको मैं एक डेटा बताऊँ तो इंडिया में लगभग 55 लाख करोड़ रुपए की एफडीज है बैंक्स के पास, जो कि आपके और मेरे तरह रिटेल क्लाइंट्स ने किए हुए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जब हम एफडी करते होगे तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हमें सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी तो मिल जाती है, हमारे पैसों की सेफ्टी तो हो जाती है। एंड हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो किस कॉस्ट पर होती है। अगर आप अपने पैसों को वो सेफ्टी का एंगल नहीं देते और अगर आप उसको ग्रोथ के हिसाब से अगर सोचते, तो आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती थी। जब आप एफडी करते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में महंगाई होती है जिससे एडजस्ट हो जाती है। अब महंगाई एग्जैक्टली होती क्या है, तो हम इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम इसे टर्म टर्म करते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ों की कीमत बढ़ना और आपकी परचेसिंग पावर ड्रॉप हो जाना। यानी कि आप जैसे जैसे हम ईयर ऑन ईयर आगे बढ़ेंगे, ओके, तो आप सेम अमाउंट में कम गुड्स आप बाय कर पाएंगे। तो जैसे कि आप 2004 में, ओके, आज से अगर हम 20 साल 21 साल पहले की बात करें, तो 2004 में आप 100 रुपये में जितना सामान आप परचेस कर सकते थे, वो सेम सामान अगर आप 2024 या 2025 में आप परचेस करना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, राइट। एंड हेंस दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब एवरेज अगर हम देखें इंडिया में इन्फ्लेशन, तो लगभग 6 से 7% हर साल वो बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप एफडी करते हो, कि जब आप फिक्स डिपॉजिट, आप यार अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हो, या फिर आप ऐसे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हो जहाँ पर आपको 7% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है, तो डैट मीन्स यू आर एक्चुअली लूजिंग द वैल्यू ऑफ योर मनी। अब अगर हम देखें एवरेज इन्फ्लेशन जो कि 6 से 7% है, इसके साथ अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन देखें, मेडिकल इन्फ्लेशन इन द सेंस कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं, पिछले साल हॉस्पिटल्स के जो एक एवरेज खर्चा होता है वो इस साल के कंपैरिजन में 13% ज़्यादा है। ओके, यानी कि इस साल आप 13% ज़्यादा स्पेंड करोगे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अगर इन केस आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो। इसके साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें और स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि वो बच्चे जो आप प्री प्राइमरी से लेकर के 10th क्लास तक की आप बात कर सकते हो। एक मेट्रो सिटी में अगर हम देखा जाए, नॉर्मली एजुकेशन इन्फ्लेशन हम प्राइवेट सेक्टर में ही कंसिडर करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री है, राइट। इसका जो एस्टिमेशन है ना, वो लगभग लगभग ईयर ऑन ईयर 20% का एस्टिमेशन है। तो आप ये समझे कि पिछले साल, ओके, जो फीस थी स्कूल की, इस साल वो एवरेज 20% के आसपास से वो बढ़ रही है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्कूल्स ये ईयर ऑन ईयर नहीं बढ़ाते, ये आपका राउंड फिगर करके 2 से 3 साल में एक बार फीस इंक्रीज करेंगे और कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट उतना ही होगा। ऑन अदर हैंड जब हम बात करते हैं कि लाइक जो सारे कॉमन कोर्सेज होते हैं लाइक बी कॉम बी एस सी वगैरह, ये सारे कोर्सेज करना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू प्री प्राइमरी। अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे कि काफ़ी सारे ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं जहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि एक प्री प्राइमरी स्कूल में, ओके, एक नर्सरी क्लास के बच्चे की जो फीस है वो लगभग लगभग 70,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में है किसी मेट्रो सिटी में। एंड इन्फ्लेशन इज समथिंग कि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, बट कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है और डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को ये बहुत हैविली इम्पैक्ट करता है। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने ये प्राइजेस, ऑफ कोर्स मैंने रिसर्च करके गूगल से ही प्राइजेस लिए हैं क्योंकि वो टाइम के एक्चुअल प्राइजेस मुझे नहीं पता, बट हाँ, जैसे हम मिल्क की बात करें तो 2005 में हो गया, यानी कि हम 20 साल पहले की बात करेंगे और आज की हम बात करेंगे। तो जहाँ 15 रुपये का एवरेज प्राइस होता था पर लीटर, आज वही प्राइस 60 रुपीज़ लीटर का एक एवरेज प्राइस है। ओके, पेट्रोल इज अगेन 40 105 अभी के प्राइस, अभी का जो टाइम है उसमें। मूवी टिकट की बात करें तो 50 60 रुपए की टिकट हो जाती थी, एंड इनफैक्ट इससे भी सस्ती होती थी, जितना मुझे पता है इससे भी सस्ती होती थी बिकॉज वो टाइम पे मल्टीप्लेक्सेस काफ़ी कम होते थे। एंड आज अगर आप देखो तो एवरेज 300 रुपये के आसपास की आपकी मूवी टिकट की प्राइस होती है। अच्छा, हम रेंट की बात करें तो सिंस आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग भी मुंबई से हो,
तो आप लोग ये बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि 5,000 रुपये 4,000 रुपये के आसपास आपका रेंट होता था 2005 में 1 BHK अपार्टमेंट का। आज वही रेंट बेयर मिनिमम 20-22 हज़ार हो गया है। अब मैं 20-22 हज़ार भी आपको मैं उन एरियाज का बता रहा हूँ जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट अगर हम टूवर्ड साउथ मुंबई अगर हम जाए तो यही आपका जो रेंट है वो 25,000 से लेकर के 50-60 हज़ार पर मंथ का हो जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो एक एवरेज प्राइस है 15 रुपीज़ पर केजी। अभी के टाइम पे इट्स 100 रुपीज़ पर केजी। स्कूल फीस की हम बात करें तो जहाँ 2005 में 12,000 रुपया पर ईयर होता था, आज वही एवरेज प्राइस 75,000 रुपीज़ पर ईयर होता है। गोल्ड की बात करें, इससे डेफिनेटली आप सब लोग बहुत रिलेट कर पाओगे, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों ने खुद के लिए, अपने फैमिली में किसी के लिए अपने गोल्ड या ज्वेलरी वगैरह परचेस करी होगी आज से शायद 20 साल पहले। तो 6,000 रुपया प्राइस था पर 10 ग्राम, जिसको हम पर तोला बोलते हैं। आज की डेट में वो जो प्राइस है वो 96-97 थाउजेंड के करीब है। एंड हेंस दिस आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स इन इन्फ्लेशन। अच्छा, इन सब में से जो गोल्ड वाला पार्ट है ना, वो इन्फ्लेशन नहीं, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। ओके, बट मुझे बस आपको प्राइस कंपेयर करके दिखाना था कि 20 साल पहले क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है। ओके, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि कैसे इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर देते हैं, ओके, तो आप इसको ऐसे अच्छे से समझना। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की, जहाँ पर आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आम यानी कि आपको बैंक जो आपको ब्याज पे करता है वो कितना होता है, इन्फ्लेशन का रेट कितना है और आपका रियल रिटर्न कितना है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी है, बट लेट्स से आपका नॉमिनल रेट 7% है, यानी कि बैंक से आपको एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है करंटली 7% है फॉर वुमेन्स एंड सीनियर सिटीजन्स। एंड आपका इन्फ्लेशन है वो भी 7% के आसपास है। तो इसमें जो रियल रिटर्न है आपका वो लगभग -1% है। अब -1 यहाँ पे मैंने क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज ये जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, ये आप लोगों के लिए यानी कि वुमेन्स के लिए एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर हम नॉर्मल एक एवरेज एफडी के इंटरेस्ट की बात करें तो डेट वेरीज फ्रॉम 6% टू 6.3-6.4%। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एफडी करते हो तो आपकी नेट जो रिटर्न्स बनती है यानी कि आपके पैसों की जो ग्रोथ होती है ना, वो जीरो होती है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये लेटेस्ट डेटा है जहां पर आपको 2.5% का आपको ब्याज मिलता है। ओके, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो। एंड यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन अगेन 7%, बिकॉज इन्फ्लेशन आपका 7% ही रहेगा। ओके, अनलेस ईयर ऑन ईयर अगर वो चेंज होता है। एवरेज जो इंडिया में चल रहा है ना पिछले काफ़ी सालों से, यानी कि 10-12 सालों से, वो लगभग 6 से 7% के बीच में वो होता है। ओके, तो डजेंट मैटर कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे या फिर आपने बैंक एफडी में पैसे रखे, इन्फ्लेशन आपका सेम ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका रियल रिटर्न इट गोस -4.5%। अब -4.5% मतलब क्या, आपने अपने पैसों की वैल्यू एक्चुअल में गिरा दी है। कैसे? तो एक साल पहले अगर आप 10,000 रुपये का कोई सामान आप परचेस कर पा रहे थे, ओके, तो आज एक साल के बाद अगर आपको सेम सामान परचेस करना है तो यू विल हैव टू पे 10,450 रुपीज़, यानी कि 450 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, बिकॉज आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे थे एंड उससे आपके पैसों की वैल्यू लूज हो गई। ओके, रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें, यानी कि आप मंथ ऑन मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो और ये एफडी से थोड़ा कम आपको इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग अकाउंट से थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में अराउंड जो एवरेज है वो 5 से 5.5% का आपको रिटर्न्स मिलता है, वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 5.5% है। इन्फ्लेशन अगेन 7%। रियल रिटर्न्स इट गोज -1.5%। यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं कमाया। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स करते होंगे, लाइक पोस्ट ऑफिस में जाके आपने अपना अकाउंट ओपन करवा दिया, वहाँ पर आप अपना महीने का 1,000, 2,000, 5-10 हज़ार आप इन्वेस्ट करते होंगे, है ना। वहाँ पर अगर हम देखें देखें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो 4% है। इन्फ्लेशन इज अगेन 7%। एंड यहाँ पर भी आपका रियल रिटर्न इट गोज -3%। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ब्याज भले ही मिल रहा हो बट स्टिल आपके जो पैसों की परचेसिंग पावर है ना वो आपकी कम हो रही है। अब आप में से कुछ लोग शायद ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपने जब 1 लाख रुपए आपने एफडी किया, आपको साल के एंड में आपको 7,000 रुपया मिल गया एक्स्ट्रा, यानी कि आपके पैसों की वैल्यू अभी 1,07,000 हो गई, तो आपने उसको लूज कैसे किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक साल पहले आप 1 लाख रुपए का कोई सामान परचेस करते और आप वही सेम सामान आप एक साल के बाद परचेस करोगे, तो यू विल एंड अप पेइंग 1,07,000 रुपीज फॉर द सेम गुड्स जो आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए का परचेस किया था। अब ये एक्चुअल में सेम नहीं होता, बट इसमें 19-20 हो सकता है, कहीं पर आपने ज़्यादा पे किया, कहीं पे शायद आपने थोड़ा कम पे किया हो सकता है ना।
तो कुल मिला के साल का जो एवरेज खर्चा जो हो रहा है वो 7%, 6% से ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। एंड अगर हम बात करें एफडी करना कितना स्मार्ट है, तो ये बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। ओके, बिकॉज हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि कैसे आपके पैसों की परचेसिंग पावर वहां पे आप लूज कर रहे हो, है ना। आप रियल जो आपके रिटर्न्स है वो नेगेटिव जा रहे हैं अगर आप एफडी करते हो, आरडी करते हो, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हो तो भी। अब देखिए, एफडी सेफ्टी के लिए अच्छा है, ओके, कि हाँ आपके पैसे सेफ रहेंगे। अब हाँ, अब आपको वही बता दूं कि ऐसे प्रीवियसली इंडिया में काफ़ी सारे फ्रॉड्स हुए जहाँ पर बैंक में की हुई एफडी भी सेफ नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है पीएमसी बैंक का, है ना। तो पीएमसी बैंक में ऐसा था कि जिन लोगों ने एफडी किया उनके एफडी के पैसे भी उनको नहीं मिले, बिकॉज बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। ओके, एंड यहाँ पर आपकी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पैसों की ग्रोथ एक्चुअल में होती ही नहीं है। एंड आपका जो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है अगेन। ओके, अगर आप टैक्स कैटेगरी में आते हो, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो जहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके एफडी का जो आपको ब्याज मिला है, जो आपको इंटरेस्ट मिला है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एफडी इज समथिंग कि आपके पैसों की वैल्यू आप धीरे धीरे कम करवा रहे हो, ना कि आपके गोल्स पूरे होंगे उससे। तो करना क्या चाहिए हम आगे बात करेंगे। एंड अभी हम समझते हैं टाइम वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने पिछले भी स्लाइड्स में काफ़ी बात की कि परचेसिंग पावर आपके पैसों की कम हो जाती है, तो पैसों की टाइम वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट मीन्स दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम, आज की तारीख में जो पैसा आपके पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू कई ज़्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर में आपको जो पैसे मिलने वाले हैं। यानी कि एग्जांपल देता हूँ कि मैं आज आपको 10,000 रुपये पे करूँ, या फिर आपको मैं ये कहूँ कि आपको मैं 1 साल के बाद आपको मैं 10,000 रुपये पे करूँ, तो आपके लिए समझदारी ये है कि आज के आज आप 10,000 रुपये मुझसे आप ले लो कंपेयर टू वो 10,000 जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि फ्यूचर में आपको अगर मैं सेम 10,000 रुपये दे रहा हूँ और आज जो आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर इन पैसों को आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू सेम अमाउंट, है ना। तो दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज मनी टुडे कैन बी इन्वेस्टेड एंड अर्न मोर रिटर्न्स या इंटरेस्ट। हमने वही बात की अभी। द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर टाइम डज दी हैवी लिफ्टिंग। तो होता क्या है ना कि आपने अगर जैसे एग्जांपल हम देते हैं म्यूचुअल फंड का, या फिर आपने किसी भी तरह का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप जितना जल्दी करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात ये नहीं होती कि आप कितने अमाउंट से कर रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हमें दिमाग में हमें लगता है कि हाँ एक बार 20,000 हो जाए, 50 हो जाए, लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो जाए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पैसों को समय ज़्यादा मिलना चाहिए ग्रो होने के लिए। हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे इसे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया हुआ कि आज के 1 लाख रुपए अगर हम 10% से आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आपको 10% का उस पर रिटर्न या फिर आपको इंटरेस्ट अगर मिलता है, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 1,10,000 रुपये। एंड हेंस यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो अगर ये सेम 1 लाख रुपए है, अगर आपको अगले साल अगर मिलते हैं, तो उसकी जो 1 साल की जो ग्रोथ है ना वो आप लूज कर दोगे, उसमें आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी, है ना। एंड कहीं ना कहीं हमने जब टाइम की बात की तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि टाइम इज समथिंग कि ये आप दोबारा नहीं ला सकते। अगर आपके पैसे सही समय पे सही जगह पे अगर इन्वेस्ट हो जाते हैं ना, तो 1 साल में आपको जो ग्रोथ मिलने वाली होगी, वो ग्रोथ के लिए जो 1 साल का समय लगा है वो समय आप फिर से ला नहीं सकते। ओके, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कोई इक्विटी या म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न कई ज़्यादा मिल चुका हो, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि वाई टाइम इज योर बिगेस्ट असेट। जब हमने बात की कि आपका अमाउंट मैटर नहीं करता बट आपका समय बहुत मैटर करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। दो व्यक्ति है यहाँ पे, एक 25 साल के एज में और एक 35 साल की एज में, यानी कि दो फ्रेंड होंगे समझ लीजिए आप। 25 साल की एज में एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया 5,000 पर मंथ। ओके, और कब तक किया, उनकी रिटायरमेंट की एज तक, यानी कि 60 ईयर्स इज कंसिडर्ड एज ए रिटायरमेंट एज इन इंडिया। 60 साल के 60 साल की आपकी उम्र होगी तब तक आपका रिटायरमेंट एज आ जाता है नॉर्मली। तो 25 साल के व्यक्ति ने अगले 35 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपया पर मंथ, और 35 साल के बाद इनकी जो नेटवर्थ होगी वो होगी 3.2 करोड़। 3.2 करोड़। ऑन द अदर हैंड, जब एक व्यक्ति अपनी 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा होगा, वो भी पांच नहीं 3 गुना ज्यादा, यानी कि 15,000 पर मंथ, और उन्होंने 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ओके, क्योंकि 35 की एज हो चुकी है तो आपके पास 25 साल बचे, है ना। फिर भी आपने 3 गुना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी आपकी जो कॉर्पस होगी, जो आपकी मेच्योरिटी पे अमाउंट बनेगी, वो बनेगी 2.8 करोड़ कंपेयर टू 5,000 पर मंथ
और यहाँ पे आपने 10 साल एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका जो टोटल वैल्यू जो बनेगा, कंसिडरिंग यहाँ पे आपका जो ये है लाइक इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स, वो एक दोनों केसेस में सेम है। ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चेंजेस सिर्फ इतना ही है कि आपने अमाउंट और आपका टाइम। ओके, सो हेंस ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसको हम कहते हैं। तो ये जो पावर है, लाइक ये जो कंपाउंडिंग की पावर है, ये आपको तब मिलती है जब आप कम लाइक एज सुन एज पॉसिबल आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो। अब देखिए इस एग्जांपल से कहीं से ही मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आप 35 के हो गए तो इन्वेस्टमेंट मत करो, 40 के हो गए, 50 के हो गए इन्वेस्टमेंट मत करो, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जितना जल्दी करोगे, अगर आपकी एज 20 साल की है अभी से करो, आपकी एज 50 साल की है अभी से करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये एक चार्ट आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना। ये हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग के मैजिक की। ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन आप सब लोग जानते होंगे, वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया था E = mc²। एंड इन्होंने कंपाउंडिंग को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया है। ओके, यानी कि जिस व्यक्ति को कंपाउंडिंग समझ आ गया, कंपाउंडिंग मतलब क्या, हिंदी में इसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि आज अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल के बाद अगर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिला, यानी कि मेरा कैपिटल हो गया 1,10,000 रुपए। अब अगले साल के लिए मुझे 1,10,000 के ऊपर मुझे 10% मिलेगा, और ऐसे करते करते मेरा पैसा कंपाउंड होते रहेगा। ओके, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन करो और उसके ऊपर फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास 1 पैसा है, ओके, और अगर कोई व्यक्ति आपको उस 1 पैसे को हर दिन अगर डबल करके दे सकता है, ओके, हालांकि ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा आपको कोई नहीं देने वाला, बट एक एग्जांपल है, अगर आपके पास 1 पैसा है आज की डेट में और आप उसे हर दिन अगर डबल करते हो, तो आप देख सकते हो 30th डे यानी कि 30 दिन में वो जो पैसे की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 53,68,709 रुपीज 30वें दिन में। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 10वें दिन तक तो आपका 1 पैसा सिर्फ 5 रुपया बना है ना। 10 दिन से लेके 20 दिन तक आप देखोगे तो वो 5 रुपए का 5,000 बना है। ओके, बट एक्चुअल कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है 21वें दिन से, जहां पर आपका 5,000 का 10,000, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, और ऐसे करते करते 53 लाख रुपए बन जाते हैं सिर्फ 1 पैसे से। अब ये तो एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर ऐसे समझ के देखो कि अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना और अगर आपको 10% का इंटरेस्ट या आपको रिटर्न उसके ऊपर मिलते हैं, तो 5 सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 1.61 लाख रुपीज, और 10 सालों में हो जाएगा 2.59 लैक्स। अब ये तो 10 साल की हमने बात करी। सिमिलरली अगर आप इसे 30 सालों के लिए, 40 सालों के लिए आप करेंगे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, है ना। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, एंड हेंस अगर आप ये प्रोग्राम अपने किसी भी एज में आप देख रहे हो, मैटर नहीं करता। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, मैटर नहीं करता। इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, है ना, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन। अगर आप बहुत यंग हो, आपको नहीं पता कि आपका लाइफ स्पैन क्या हो सकता है। अगर आप थोड़े एजेड हो, यानी कि 50-60 के एज में आप हो, 50-60 साल के आप एज में हो, तो आपको नहीं पता कि आगे आपकी लाइफ कितनी चलने वाली है ना, यू नेवर नो। अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ स्पैन इज गोइंग अबो 100-110 ईयर्स एज वेल। तो यू नेवर नो, एंड हेंस मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप लो। मैटर नहीं करता कितना बड़ा अमाउंट कर रहे हो, 1,000, 500, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जितना कर सकते हो उतना करो, बट स्टार्ट इमीजिएटली। अब इस चीज़ को फर्दर डिले मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी डिले किया होगा, है ना। इसको फर्दर डिले करके कोई मतलब नहीं बनता। अब हम एक बात करते हैं कॉफ़ी वर्सेस एसआईपी एनालॉजी। एसआईपी होता है क्या? तो एसआईपी इज बेसिकली अ मेथड, जैसे आपने लोन लिया तो आप लोन में आप ईएमआई पे करते हो, राइट। ईएमआई क्यों पे करते हो? सो डैट कि आपके लोन का जो अमाउंट है वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, ओके, सो आप ईएमआई इसलिए पे करते हो क्योंकि आपका लोन का अमाउंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। लाइक वाइज अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी का मतलब होता है आप ईएमआई में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इट्स नॉट एक्चुअली ईएमआई, इट इज कॉल्ड एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने
500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी आप कर सकते हो उतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कॉफ़ी वर्सेस एसआईपी एनालॉजी, यानी कि अगर आप कोई एक ऐसा व्यक्ति है जैसे ऑफिस गोइंग, अगर आप में से जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो वगैरह, तो ये बड़ा नॉर्मल है कि आप शायद 100-200 रुपए की कॉफ़ी आप रेगुलरली पीते होंगे, है ना। फॉरेन में ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, हेंस वहीं से मैंने एग्जांपल डिराइव किया है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे अपने कॉफ़ी पे खर्चा कर रहा है, अच्छा ये कॉफ़ी की जगह पे कुछ और भी आप डाल सकते हो, ठीक है, मे बी एनीथिंग लाइक डैट, कि जिसको आप अगर कट कर दोगे ना, यानी कि आप कल से उसको लेना बंद करोगे तो भी आपकी लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया पर डे का इन्वेस्टमेंट, सॉरी खर्चा कर रहा है अगर अपने कॉफ़ी पे, तो महीने का होता है 3,000 रुपया। और अगर वही 3,000 रुपया पर मंथ अगर कोई व्यक्ति 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ओके, तो उसकी जो अमाउंट बनती है वो लगभग 29 लाख रुपीज़ बन जाती है, करीबन करीबन 30 लाख रुपए के आसपास, 29,97,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर हमने सिर्फ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न्स की हमने बात करी है। एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो 14-15% तक नॉर्मली जाते हैं। अगर आप एक डिसेंट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको लगभग 14-15% आपको इंटरेस्ट, सॉरी मैं इंटरेस्ट कह रहा हूँ, आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार इंटरेस्ट और फिर रिटर्न्स की क्यों क्या बात कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? यस, अलग अलग होते हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो एक सर्टेन इनकम होती है। सर्टेन मतलब क्या, कि आपने बैंक में एफडी कर दी और 1 साल के बाद अगर आपको 6% या 7% आपको प्रॉमिस किया गया है, तो आपको पता, आप श्योर हो जाओ कि 1 साल के बाद आपको 7% का ब्याज मिलने वाला है। ओके, लेकिन जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं ना, तो रिटर्न्स इज एन अनसर्टेन इनकम, इनकम नहीं बट अनसर्टेन ग्रोथ। आपको नहीं पता कि कितना ग्रोथ हो सकता है। एस्टिमेटेड होता है कि 12 से 15% के बीच में होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ऑफकोर्स अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स के, अच्छी क्वालिटी क्या हम आगे बात करेंगे, तो 12 से 15% होता है। बट ये रिटर्न्स जो होते हैं ना वो मुझे फ्लक्चुएट करते हैं। हो सकता है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, अगले 1 साल में आपको शायद -5% आपको मिला, जहां आपको 15% या 12% मिलना चाहिए था, आपको मिला -5%। डजेंट मैटर, आपने कंटिन्यू किया अगले साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और जब हम 5 साल 10 साल के हॉराइजॉन में हम देखते हैं ना, तो हमारे रिटर्न्स एक्चुअल में 15-20% के आसपास हो सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट इज अ सर्टेन ग्रोथ, कि आपको इतना ग्रोथ तो कंफर्म मिलेगा। और रिटर्न्स मतलब एक अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, क्या पता इस साल मिल जाए, क्या पता अगले साल, दोनों साल का टोटल हो के आपको मिल जाए, क्या पता 5 सालों बाद आपको 5 साल का इकट्ठा आपको मिल जाए। तो इट्स लाइक डैट। जब हम एसआईपी के कैलकुलेशंस हम करेंगे तब हम आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। हो सकता है आप शायद समझ भी गए होंगे। सो येस, अगेन इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट यूजिंग योर टाइम बेटर। एंड कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी बात करी है कि इन्वेस्टमेंट करना या फिर पैसों को अच्छे से मैनेज करना इज नॉट अबाउट कि आपके पास पैसे कम है या ज़्यादा है, वो मैटर ही नहीं करता। बिकॉज बिलीव मी, लिख के ले लो मेरी ये बात, आज आपके पास जो भी पैसे है ना, आपको अगर यहाँ से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाए तो भी एक टाइम के बाद आपको कम ही लगेंगे। इमिजिएटली नहीं लगेंगे, एक टाइम के बाद लगेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं मैंने अपने लाइफ में विटनेस किया है, एंड हेंस आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। नाउ वेयर टू बिगिन इन्वेस्टिंग। अगर आपने आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो कि आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं किया होगा, एंड आपको करना भी चाहिए, आपको शुरू कर देना चाहिए। सही होगा गलत होगा क्या ही चला जाएगा, लाइक महीने का 500 हज़ार से आप शुरू करके देखो ना। गलती होगी तो मैं हूं ना सिखाने के लिए, मुझे मौका दो, आपको मैं और अच्छे से सिखा सकूं, है ना। डोंट चेस फैंसी, स्टार्ट सिंपल। आप महीने के 500 हज़ार रुपये के आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में ये हो जाता है, इसके लिए आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और डीमैट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकर फ्री में ओपन करके देते हैं। ओके, एंड आप पीपीएफ कर सकते हो। पीपीएफ इज अगेन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है म्यूचुअल फंड करना चाहिए, पीपीएफ नहीं करना चाहिए। ओके, बट फिर भी कोई करना चाहे तो कर सकते हो। हालांकि पीपीएफ को ज़्यादा करके लोग इसलिए पसंद करते थे पहले, क्योंकि इससे आपका साल का 1.5 लाख का टैक्स बच जाता था, लाइक अंडर सेक्शन 80 सीसी। बट अब ऐसा कुछ है नहीं। ओके, एंड जैसे आपको मैंने कहा, आप एसआईपी 500 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हो। आपको शुरू करना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, नहीं सोचना ही नहीं, शुरू करना है। बिकॉज आपको अपने लाइफ में ऐसी कोई चीज़ शुरू करनी है जो आज से पहले आपने कभी करी नहीं है, है ना। तो आपके लिए वो जो मोमेंटम एक है ना, कि आपने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि कितना मिलेगा। मतलब वो तोल मोल करने का समय नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। ओके, एंड कहीं ना कहीं देखो, काफ़ी सारे लोग हैं ना जिनको मैंने जब पहली बार सजेस्ट किया था कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
इमीडिएटली तो लाइक मैं कहूँगा 3-4 महीने उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो शायद इसमें कोई अच्छा कर पाएंगे, उनको कोई रिटर्न्स मिल पाएगा। बट एक बार उन्होंने जब एक्चुअल में ग्रोथ देखी कि उनका इन्वेस्टमेंट था मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, और 1 लाख के ऊपर जैसे ही उन्होंने देखा 6 महीने में उनका पैसा ग्रो होके 1 लाख का 1,05,000, 1,10,000 हो चुका है ना, तब उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है कि यस पैसे बढ़ रहे हैं, इसके अंदर पैसे बनते हैं। एंड हेंस वो और ज़्यादा डिटेल में इसको सीखने की कोशिश करते हैं, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स वो कमा पाते हैं। इनिशियली आपको रिटर्न्स नहीं देखने हैं, आपको ये नहीं देखना कितना मिलेगा कितना नहीं, शुरू करो, जो मिलेगा देखा जाएगा। हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड्स की। जैसे हमने पिछले काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में हमने बात करी इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता क्या है? तो इमरजेंसी फंड आपका होता है लाइक 6 महीने का एक्सपेंसेस। अगर एग्जांपल लेता हूँ, आज आपके फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है, अगर आप अर्निंग मेंबर हो अच्छी बात है, आपके स्पाउस है बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स है और अच्छी बात है। लेकिन क्या हो अगर उनकी जॉब चली जाए किसी वजह से? ओके, अभी आप जानते हो कि जॉब कट इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये बहुत कॉमन है। कोई भी कंपनी कभी भी आपको सरप्राइज दे सकती है कल से, लाइक वी डोंट रिक्वायर योर सर्विसेज एनी मोर, यू मे डिसकंटिन्यू, है ना। तो कल से अगर जॉब चली जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे? अगर कोई ऐसा लाइक केस आ जाए, टचवुड ऐसा कुछ नहीं हो, बट कोई हॉस्पिटलाइजेशन का अगर केस आ जाए, तो आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? तो ऐसे केस के लिए हम बना के रखते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपका होता है कि आपके महीने का जो खर्चा है, यानी कि मान लीजिए मेरा महीने का खर्चा 1 लाख रुपए का है, तो मैं अपने 6 महीने का जो खर्चा है उसको मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि लिक्विड फंड में मैं उसे स्टोर कर सकता हूँ। मैं उसे ओवरनाइट म्यूचुअल फंड होते हैं, ओके, उसमें मैं पार्क कर सकता हूँ, वो पैसों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे कम से कम 6 लाख रुपए अलग से रखने हैं मेरे ऐसे किसी अनसर्टेन इमरजेंसी के लिए, ओके। तो आपको ये करना है कि महीने का जो भी हिसाब किताब है आप कर लीजिए, जो खर्चे आपके हैं उस खर्चे को मल्टीप्लाई करो 6 से, जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आपको पहले इन्वेस्ट करना है, यानी कि वो पैसों को पहले करना है, उसके बाद आपको ग्रोथ में जाना है, ओके। यानी कि लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड, ओके। बट यहाँ पर इमरजेंसी फंड इज नॉट फॉर योर ग्रोथ। आपके लाइफ में इससे आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, इससे आपकी वेल्थ कहते हैं ना, ये एक प्रोटेक्शन प्लान है। इमरजेंसी फंड इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन प्लान कि कल को कुछ अनसर्टेन केस हो जाए तो आप अपने आप को 6 महीने के लिए संभाल सकते हो इस फंड के हेल्प से, ओके। तो आपको कहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी कॉस्टली होंगे। आपको कहीं अपना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, है ना। एंड ग्रोथ फंड जो होता है वो आप कर सकते हो इक्विटी में, एसआईपी कर सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में आप पैसे लगा सकते हो, रियल एस्टेट में आप लगा सकते हो। इफ योर पॉकेट परमिट्स, रियल एस्टेट इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट। बट आजकल रियल एस्टेट को भी आप डिजिटली कर सकते हो थ्रू रेट्स, ओके। एंड कभी भी अपनी सेफ्टी बकेट और वेल्थ बकेट में कंफ्यूज मत होना। सेफ्टी बकेट क्या है? आपका इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका टोटल मिला के सेफ्टी बकेट है। वेल्थ बकेट क्या है? इन तीन चीज के अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप क्रिप्टो कर लो, इक्विटी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, गोल्ड कर लो, एफडी कर लो, जो कुछ भी करना है वो सब आपका ग्रोथ फंड में आएगा, ओके। इमरजेंसी फंड में सिर्फ तीन चीजें, इमरजेंसी फंड खुद इमरजेंसी फंड खुद, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ टाइम फॉर एन एक्टिविटी, ओके। अपने आप एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, आप जानते हो पिछले 4 मॉडल से आप करते आ रहे हो। रिफ्लेक्ट करना है आपको, अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, मुझे आंसर नहीं करना है अगेन। व्हाट आर योर 5 ईयर, 10 ईयर एंड 20 ईयर्स गोल? आप अपने लाइफ में, आप आपकी एज जो कुछ भी है, आप भूल जाओ कि आप इस प्रोग्राम को कौन से एज में कंज्यूम कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आपकी एज 20 साल है तो भी बहुत अच्छी बात है, 60 ईयर है तो और भी अच्छी बात है, ओके। आप ये सोचो आपके लाइफ के अगले 5 साल का आपका गोल क्या है, 10 साल का क्या गोल है और 20 साल का क्या गोल है। अगर आपको नहीं पता आपका पर्सनल गोल अगर कुछ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, बट अगर फिर भी आप अपनी पूरी फैमिली के भी गोल्स आप ले सकते हो। तो लेट्स से इफ यू आर अ 30 ईयर ओल्ड रिसेंटली मैरिड, तो आप देख सकते हो कि अगले 10 साल में आपको खुद का घर लेना है, या फिर आपको कहीं वेकेशन प्लान करना है, आपको अपना एक ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना है, जो कुछ भी है आपको उसके बारे में सोचना है और आपको लिखना है, ओके। जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटपैड कि 5 साल में आपको क्या अचीव करना है, 10 साल में क्या करना है, 10-20 ईयर्स में आपको क्या अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। एम आई बीटिंग इन्फ्लेशन टुडे? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई कि आप नहीं कर रहे हो, बट अगर आप फिर भी कर रहे हो, जैसे कि अगर आपके पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके। आपने अगर एफडी करी है तो भी आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन
क्या आज आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो? एंड द चांसेस आर वेरी हाई कि आप नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो आप लिखो, ओके, बिकॉज दिस विल अगेन गिव यू अ रीजन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इमीजिएटली। वेयर इज माई मनी स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग? मनी स्लीपिंग, मनी वर्किंग मतलब क्या होता है? मनी वर्किंग इज समथिंग जहाँ पर आपके पैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए हैं जहाँ पर आपके पैसों की ग्रोथ हो रही है, लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड वगैरह। एंड स्लीपिंग मनी इज समथिंग लाइक सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये सारी चीज़ें। तो आप ये देखो कि आपके पैसे अगर इन्वेस्टेड है तो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है वो। एंड हाउ कैन आई यूज टाइम स्मार्टर स्टार्टिंग नाउ? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे आपके पास ज़्यादा समय अगर होगा तो आप ज़्यादा कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाओगे, आप अपनी वेल्थ को ज़्यादा ग्रो कर पाओगे कंपेयर टू कि आप इसको डिले करो, है ना। तो आप ये समझो कि आज आपकी जो भी एज है, आप अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो कितना अमाउंट करोगे, कितने सालों के लिए करोगे, सो डैट कि आपकी वेल्थ जल्दी जल्दी जनरेट हो सके। ओके, एंड नाउ लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार आपने एसआईपी में 6 महीना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6 महीने कुछ नहीं किया, हेल्प नहीं करेगा। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेल्थ। तो इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट थीफ, आपके पैसे धीरे 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 करके कम होते जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे केस में आपको नहीं पता चलता। रियल रिटर्न मैटर्स मोर देन बिग नंबर्स। अब होता क्या है ना कि अक्सर लोग ये देखते हैं कि अच्छा, मैंने अगर 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी, साल के तो 12,000 होंगे। अगर 12,000 का अगर मुझे 10% या 20% भी अगर मुझे मिल गया तो क्या ही हो जाएगा। 10% होता है 1,200 रुपये और आपके 20% होते हैं 2,400 रुपये। तो 12,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,400 रुपये से क्या ही हो जाएगा। बात यहाँ पर अमाउंट की होती नहीं है। बात आपको ये नहीं देखना कि अमाउंट कितना है, आपको ये देखना है आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आपको 10% मिल रहा है अच्छी बात है, 20% अगर आपने अचीव कर लिया तो डेट मीन्स कि आप वर्ल्ड के टॉप 1% इन्वेस्टर में आप आ जाते हो कि आपने 20% साल का ग्रो कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमेशा रिटर्न्स की बात होती है, ना कि अमाउंट की। रिटर्न्स ऑफ लाइक परसेंटेज रिटर्न्स, नॉट अमाउंट। टाइम इज अ सुपर पावर, यूज इट वाइजली। मैंने आपको बार बार कहा है, पिछले 4 मॉड्यूल में शायद मैंने 40 बार आपको कहा होगा कि आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए। आपको जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। ये मत सोचो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, एक हफ्ते बाद, एक महीने, नहीं, डजेंट मैटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे आप फियरलेस होकर के, बिना किसी डर के, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। आई होप अब तक शायद आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी डोंट जस्ट सेव एंड इन्वेस्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। कहीं भी करो, कैसे भी करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। सिर्फ पे चेक टू पे चेक, यानी कि ये मत देखो कि सैलरी आ गई खर्चा करना है, सैलरी आ गई खर्चा करना, नहीं, इन्वेस्टमेंट करना। सैलरी आ गई, इन्वेस्टमेंट पहले करो, खर्चे बाद में करो। एंड अगर इस पूरे मॉडल के बाद भी आपको फिर भी अगर डाउट है कि इन्फ्लेशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, ओके, जो कि बहुत रेयर चांस है कि ऐसा होगा, बट स्टिल अगर फिर भी ऐसा है तो आपके लिए मैं इस मॉडल के बाद एक छोटा सा 4 मिनट का एक सॉन्ग ऐड करूंगा। ओके, उस सॉन्ग को आप 1 से 2 बार आप सुनना। अगर आप किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हो तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे उस सॉन्ग के साथ। एंड अगर आप टीयर 1 या मेट्रो सिटी से हो तो शायद आपको 2 से 3 बार आपको सुनना पड़े, है ना। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर अगर आप मुझसे अगर कहीं कमी हो गई होगी तो वो सॉन्ग सुन के आपकी वो अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी। ओके, सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच।